For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 299th एपिसोड में हम अगेन बात करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 3 रहेगा, यानी कि 2 हफ्तों से हम ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स में आते रहे हैं या आ सकते हैं। तो चलिए आप अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the first segment of this 299th episode of Vocabulary Dose। तो आज मैंने आपको बताया, जैसे हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ बैंकिंग इंग्लिश वोकैबुलरी की। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है एक अच्छा वर्ड दोस्तों, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, PRECIPITATE, प्रिसिपिटेट। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है डन, मेड और एक्टिंग सडनली या फिर विदाउट केयरफुल कंसंट्रेशन या कंसीडरेशन। मतलब कोई चीज एकदम से कर देनी बिना सोच विचार के, बिना ज्यादा समझे, तो वो हो जाता है प्रिसिपिटेट। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर माई स्टाफ, देयर एक्शंस वर प्रिसिपिटेट। मतलब मैं माफी मांगता हूँ अपने स्टाफ के लिए, उनके जो एक्शन थे जो उन्होंने किया वो प्रिसिपिटेट था, कि यानी कि एकदम से बिना सोचे समझे कर दिया। ठीक है, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर माई स्टाफ, देयर एक्शंस वर प्रिसिपिटेट। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, जो कि एक नाउन है, कंसेंसस। कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस। आई रिपीट, CONSENSUS, कंसेंसस। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ जनरल अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट होना, सब अग्री कर जाए किसी चीज पे, हामी भर दे, तो वो हो जाता है कंसेंसस। जैसे there is a gradually growing consensus among the general public that the current regime has failed in delivering on its promises। मतलब सभी का ये मानना है, बढ़ता जा रहा है सबका ये सेम मानना है कि जो करंट रजीम चल रहा है, करंट चीजें चल रही है, वो इतनी सही नहीं है, जो पर्पस था वो फुल नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सभी मतलब हामी भरता है कि हाँ जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, तो वो हो जाता है कंसेंसस, कि जब सभी लोग इकट्ठे किसी चीज पे हामी भरते हैं। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज कॉन्डेमनेशन। कॉन्डेमनेशन, ये एक नाउन है दोस्तों। कॉन्डेमनेशन, CONDEMATION, कंडेमनेशन। CONDEMNATION, कंडेमनेशन। आई रिपीट, CONDEMNATION, कंडेमनेशन। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्सप्रेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या द एक्ट ऑफ कंडेमिंग समवन टू अ पनिशमेंट या समथिंग। मतलब किसी का विरोध करना कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर उसने गलत किया, उसका मतलब सभी उसको होता ना कि सभी कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, कंडेम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कंडेमनेशन। जैसे ही डिजर्व्ड नथिंग बट कंडेमनेशन, कि वो डिजर्व करता था, उसको कुछ नहीं, उसको कंडेमनेशन ही मिलनी चाहिए थी। जो उसने काम किया गलत, उसके लिए उसको सभी उस पे होता ना, सभी मतलब थू थू कर रहे हैं, छी ये क्या किया, गलत किया, तो वो कंडेमनेशन। क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है नोशन। NOTION, नोशन। ये एक नाउन है दोस्तों, नोशन, NOTION, जिसका मतलब होता है अ कंसेप्शन और बिलीफ अबाउट समथिंग या एन इम्पल्स और डिजायर। मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि एक बहुत ही ज्यादा कंसेप्शन और बिलीफ होना किसी चीज को लेके, या एक बिल्कुल इम्पल्स होना किसी चीज को लेके, डिजायर होना, तो वो जो होता है नोशन। जैसे हिज नोशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल डज नॉट फाइंड एनी सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स। मतलब जो उसका मानना है कि वो सक्सेसफुल हो गया है, वो उस पे उसकी फैमिली मेंबर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उनके हिसाब से वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो हिज नोशन, की वो जो सोचता है कि शायद मैं सक्सेसफुल हूं, तो वो ठीक है, तो नोशन इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 299th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से 4 वर्ड्स की बात कर लेते हैं, यानी कि रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रिसिपिटेट, PRECIPITATE, प्रिसिपिटेट।
precipitate, precipitate ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डन, मेड और एक्टिंग सडनली, बिना सोचे समझे एकदम से कोई चीज कर देना, कह देना, तो वो होता है प्रिसिपिटेट। जैसे आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर माई स्टाफ, देयर एक्शंस वर प्रिसिपिटेट, मतलब मैं माफी मांगता हूं अपने स्टाफ के लिए, जो उन्होंने किया वो प्रिसिपिटेट था, यानी कि बिना सोचे समझे एकदम से कर दिया था। ठीक है, तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस एक नाउन है, CONSCNSUS कंसेंसस यानी कि अ जनरल अग्रीमेंट, मतलब एक जनरल सभी लोगों ने हामी भरी है किसी चीज पे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सबकी एक तरीके से उसी पे एक सेम विचार आया है, या यस आई है या नो आई है, तो उसे हम कहते हैं कंसेंसस। जैसे there is a gradual growing consensus among the general public that the current regime has failed in delivering on its purpose, मतलब जो regime करंट चल रहा है वो जो उसका पर्पस था वो फुलफिल करने में वो काफी फेल हो रहा है, तो ये सभी का मानना है, ज्यादातर लोग अब मानने लगे हैं चीज। ठीक है, तो इट हैज बीन अ जनरल पब्लिक, इट हैज बीन अ कंसेंसस अमंग द जनरल पब्लिक। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था कंडेमनेशन, CONDEMNATION, कंडेमनेशन। आई रिपीट, CONDEMNATION, कंडेमनेशन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्सप्रेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या फिर द एक्ट ऑफ, होता है ना जैसे द एक्ट ऑफ कंडेमिंग समबडी, कि उसने जो किया वो ठीक नहीं था, या किसी को पनिशमेंट देने की ये तो गंदा है, ये तो गलत किया है, बहुत खराब किया है, तो वो उसका कंडेमनेशन कहते हैं। क्लियर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ही डिजर्व्स नथिंग बट कंडेमनेशन, कि उसने ऐसी गलती की कि उसको सभी को उसको कहना चाहिए तुमने गलत किया है, या सबको उस पर थू थू करनी चाहिए, क्योंकि जो भी उसने किया वो कंडेमनेशन ही डिजर्व करता है। ठीक है, क्लियर। किसी ने गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट ही डिजर्व करता है, शाबाशी डिजर्व नहीं करता है। क्लियर। सो ही डिजर्व्स कंडेमनेशन, CONDEMNATION, कंडेमनेशन। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था नोशन, NOTION, नोशन नाउन है ये, जिसका मतलब मैंने बताया था कंसेप्शन और बिलीफ, ये एक सोचना या फिर कंसेप्ट करना कि कुछ सोचना, जो कि मतलब समथिंग, जैसे मतलब होता है ना कि जैसे कोई कुछ आप सोची जा रहे हैं तो वो एक नोशन हो गया। जैसे हिज नोशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल हैज नॉट फाइंड एनी सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स, मतलब जो उसका नोशन है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, उसने कोई उस चीज को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला उसकी फैमिली मेंबर्स का, कि फैमिली मेंबर्स नहीं समझते कि वो सक्सेसफुल है। क्लियर, सिंपल सी बात। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 299th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात चल रही है आज बैंकिंग इंग्लिश वोकैबुलरी की, यानी कि बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर इंग्लिश वर्ड्स का जो सेगमेंट आता है या अक्सर वर्ड्स आते हैं उनके बारे में मतलब पता होना चाहिए आपको, तो उनकी बात चल रही है पार्ट 3 आज। तो चलिए ब्रेक लेती हूँ, तुरंत उस पर लौटूंगी। मैं हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the second segment of this 299th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about English vocabulary related to banking exams. तो चलिए पार्ट 3 की बात चल रही है, तो चलिए अब सेकंड सेगमेंट में कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग, STARTLING, स्टार्टलिंग। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, स्टार्टलिंग, जिसका मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग या एस्टोनिशिंग या फिर रिमार्केबल, कोई चीज बेहद उम्दा हो तो उसे हम कहते हैं स्टार्टलिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, सेंटेंस में एक एग्जांपल देती हूँ, द स्टार्टलिंग डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस इन द मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन हैज थ्रोन न्यू सरप्राइजेस टू द पुलिस। मतलब जो होता है ना, जैसे द स्टार्टलिंग डिस्कवरी, कोई केस चल रहा है उसमें एक डिस्कवरी हुई, कोई ऐसी चीज निकल गया जिसके बाद सब कुछ उथल पुथल हो गया, बहुत ज्यादा मतलब एक्टिविटी होने लगी, फिर तो वो स्टार्टलिंग होती है कि कोई चीज जिसके बाद एकदम से तेजी आ जाए चीज में, या होता है ना हलचल मच जाए। तो द स्टार्टलिंग डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस इन द मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन हैज थ्रोन न्यू सरप्राइजेस टू द पुलिस। क्लियर। तो चलिए 6th वर्ड है शाम का एम्बॉडी। एम्बॉडी, जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा वर्ड ये भी, एम्बॉडी, EMBODY, एम्बॉडी। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बी एन एक्सपेंशन ऑफ और गिव अ विजिबल और टेंजिबल फॉर्म टू एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग। किसी विचार या क्वालिटी या एक फीलिंग को आप एक टेंजिबल यानी कि टचेबल सा एक आकार दे दे तो उसे हम कह देते हैं एम्बॉडी। ठीक है, BN
एक्सप्रेशन ऑफ और गिव अ विजिबल और टेंजिबल, कोई चीज दिखाई दे या टच कर सके, वो आकार दे दे किसी फीलिंग को, किसी इमोशन को, तो बोलता है एम्बॉडी करना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, अ नेशनल टीम दैट embodies patriotic zeal and skill can win laurels both on and off the field in any sports। मतलब कोई भी जो टीम है, नेशनल टीम है, जो मतलब एम्बॉडी करती है एक होता है ना पेट्रियोटिक जील और स्किल, वो दिल जीत ही लेती है, चाहे वो फील्ड में हो या फील्ड के बाहर हो। क्लियर? तो ये एक तरीके से हो गया कि दे एम्बॉडी, मतलब दे एम्बॉडी जो क्वालिटीज उनमें ये होती हैं, द पेट्रियोटिक जील या स्किल, ठीक है, तो वो लॉरल्स जीत ही जाते हैं, मतलब बड़े बड़े नाम, इनाम या फिर जो भी है, प्यार, लव, सबका। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एम्बॉडी होता है किसी चीज को अपने अंदर मतलब ले लेना, ताकि अब वो दिखने लगे या टच कर सके कोई, तो एम्बॉडी। क्लियर? अ नेशनल टीम दैट एम्बॉडीज पेट्रियोटिक जील एंड स्किल कैन विन लॉरल्स बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड इन एनी स्पोर्ट्स। क्लियर? किसी भी स्पोर्ट्स में जो टीम स्किल दिखाती है, जील दिखाती है, वो जीत ही जाती है, बाहर भी फील्ड के और फील्ड के अंदर भी। क्लियर? तो जो एम्बॉडी करती है ये क्वालिटी, स्किल्स। क्लियर? तो कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 7th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है कंबरसम। इस वर्ड की बात हमने पहले की हुई है, बहुत बार की हुई है, पर फिर से आज हम कर रहे हैं क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में काफी बार आया है वर्ड कंबरसम, COMBERSOME, कंबरसम। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैवी और लार्ज एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज। कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसको यूज करना या उसको उठाना मुश्किल हो जाए तो वो हो जाता है कंबरसम। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, हिज प्रोज कैन बी कंबरसम टू से द लीस्ट। मतलब जो उसने लिखा है वो कंबरसम हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, भारी हो सकता है, बहुत ज्यादा है तो शायद इसलिए समझ ना आए। तो हिज प्रोज कैन बी कंबरसम टू से द लीस्ट, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि उसने कैसा लिखा है तो तुम कहोगे हिज प्रोज कैन बी कंबरसम, यानी कि इतने ज्यादा है कि मुश्किल हो सकता है समझना, टू से द लेस्ट, मतलब आप यही कह सकते हो, मतलब मैं तो यही कह सकती हूँ कि वो कंबरसम है, कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 7th वर्ड कंबरसम। इसी के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है फॉस्टर। फॉस्टर, जी हाँ दोस्तों, फॉस्टर, FOSTER, फॉस्टर, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, मतलब स्पेशली समथिंग डिजायरेबल, मतलब किसी चीज को एनकरेज करें आप, जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, उसको डेवलपमेंट करने में मदद करें या एनकरेज करने में मदद करें, तो वो होता है फॉस्टर। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ इस वर्ब की, यू शुड फॉस्टर हिज टैलेंट्स, मतलब जो उसके टैलेंट्स है उसको तुम्हें फॉस्टर करना चाहिए। जैसे तुम्हारा कोई, जैसे सपोज तुम्हारा बेटा है, वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए खेलने से, यू शुड फॉस्टर हिज टैलेंट्स, जो उसका टैलेंट है उसे निखारना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए कि तुम खेलो, सो यू शुड फॉस्टर। फॉस्टर मतलब उसको डिवेल्प करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 8th वर्ड फॉस्टर। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 299th एपिसोड। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 5th वर्ड इस शाम का था एक अच्छा वर्ड जो कि था स्टार्टलिंग, STARTLING, स्टार्टलिंग। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग, एस्टॉनिशिंग या रिमार्केबल। कोई चीज बहुत ही सरप्राइजिंग हो जाए, एस्टॉनिशिंग हो जाए, तो वो हो जाता है स्टार्टलिंग हो जाती है वो चीज। जैसे The startling discovery of a new evidence in the murder case investigation has thrown new surprises to the police। मतलब जो नए नए एविडेंस निकल के आए हैं उन्होंने बिल्कुल स्टार्टल कर दिया है, बिल्कुल जैसे होता है ना, द स्टार्टलिंग डिस्कवरी जो आई है, मतलब जो नई नई चीजें निकल के आई हैं उसने बिल्कुल हलचल मचा दी है पूरे इन्वेस्टिगेशन में, और पुलिस के लिए एक नए नए सरप्राइजेस आ रहे हैं। क्लियर? सो द स्टार्टलिंग discovery of new evidence in the murder case investigation has thrown new surprises to the police। तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था embody, 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 जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था be an expression of or give a visible or tangible form to एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग। कोई फीलिंग, कोई क्वालिटी, कोई आइडिया का आप एक एग्जाम्पल बन रहे हैं या आप उसको टेंजिबल बना रहे हैं कि आपकी वजह से वो चीज दिख रही है, या आप उस चीज को, मतलब होता है ना कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था, अ नेशनल टीम दैट एम्बॉडीज
patriotic zeal and skill can win laurels both on and off the ground या field. मतलब जो टीम में दिखाती है zeal और साथ ही दिखाती है बहुत ज्यादा मतलब skill, तो वो जीत ही जाती है, चाहे वो फील्ड में हो या फील्ड के बाहर हो. ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई क्वालिटीज है तो ही एम्बॉडीज दोज क्वालिटीज. क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस. फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 7th वर्ड है इस शाम का वो था cumbersome, 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 जिसका मतलब था, पहली बात ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था हैवी और लार्ज एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज. कोई चीज जो बेहद बड़ी हो या भारी हो और यूज करने और उठाने में मुश्किल हो उसे, तो वो हो जाता है cumbersome हो. जैसे सेंटेंस मैंने बनाया था, हिज प्रोज या हिज राइटिंग्स कैन बी cumbersome टू से द लीस्ट. मतलब अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगी कि उसकी जो राइटिंग है या प्रोज है वो मुश्किल है, मतलब इतने ज्यादा है या मुश्किल है कि वो समझ नहीं आएंगे, डिफिकल्ट हो सकते. तो हिज प्रोज कैन बी cumbersome. cumbersome यानी कि कोई चीज जो डिफिकल्ट हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे लार्ज है या हैवी है. क्लियर? तो चलिए, cumbersome के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था foster, 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 जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था encourage the development of something, especially something desirable. कोई चीज आप मतलब कि कोई चीज को आप डिवेलप कर रहे हैं या फिर आप उसको एनकरेज कर रहे हैं कि वो और ज्यादा आगे बढ़े, तो वो हो जाता है फॉस्टर करना. जैसे यू शुड फॉस्टर हिज टैलेंट्स, मतलब जैसे आप हैं, आपका बेटा फुटबॉल खेलता है तो आपको उसको एनकरेज करना चाहिए. यू शुड फॉस्टर हिज टैलेंट्स, कि हाँ तुम अच्छा खेलते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हें डिवेलप करना चाहिए उसका स्किल. यू शुड फॉस्टर हिज स्किल्स. क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 299th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, तुरंत उस पर लौटूंगी और वर्ड्स के साथ. सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज, बात चल रही है इंग्लिश वर्ड्स की रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम्स पार्ट 3. तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर. स्टे ट्यून्ड. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. So chaliye, now we are in the third segment of this 299th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about words related to banking exam. तो चलिए पार्ट 3 बात चल रही है और थर्ड सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं. तो जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का वो है फ्रॉड, FRAUGHT, फ्रॉड, FRAUGHT, फ्रॉड. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस या फिल्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल. मतलब एक फीलिंग ऐसी आपके अंदर आ जाए एकदम से, या आपको डर लगने लगे, एंजाइटी होने लगे, स्ट्रेस होने लगे, तो वो हो जाता है फ्रॉड, FRAUGHT, फ्रॉड. जैसे for a company running into huge losses, it is fraught with danger to introduce new products in the market. मतलब कोई कंपनी जो बिल्कुल फेल हो रही है, जो लॉसेस में है, उसके लिए एक अनडिजायरेबल फीलिंग है, एक डेंजर की फीलिंग है, एक अच्छी फीलिंग नहीं है कि वो इंट्रोड्यूस करे नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में. क्लियर? तो अगर कोई कंपनी लॉस में है तो वो अगर कोई प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करेगी मार्केट में तो वो एक अच्छी फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वो फेल ही हो क्योंकि वो लॉसेस में ऑलरेडी है. ठीक है? सो इट इज फ्रॉड विद डेंजर, मतलब एक रिस्क रहता है वहां पे. फ्रॉड विद डेंजर यानी कि एक अनडिजायरेबल सी फीलिंग रहती है कि क्या पता फेल हो जाए. ठीक है? क्लियर? तो चलिए, कोई वर्ड को लेके या इस वर्ड को लेके डाउट है तो पूछ सकते हैं आप. अभी के लिए जो 10th वर्ड है शाम का वो है मल्टीट्यूड, MULTITUDE, मल्टीट्यूड. आई रिपीट, MULTITUDE, मल्टीट्यूड, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, कि मतलब एक बड़े स्तर के बड़ी मात्रा में लोग हों या बड़ी मात्रा में चीजें हों, तो उसे हम कहते हैं मल्टीट्यूड. जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, मल्टीट्यूड ऑफ टीवी एंटीनास. जैसे अगर आप बाहर देखें सिटी में छत पे से, तो हर घर के आगे इतने एंटीने लगे होते हैं, तो आप कहेंगे मल्टीट्यूड ऑफ टीवी एंटीनास, मतलब बहुत सारा. ठीक है? बहुत सारे एंटीनास. तो चलिए, इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो है डोमेंट. डोमेंट, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है, डोमेंट, DORMANT, डोमेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शंस सस्पेंडेड और slowed down for a period of time
इन और एज इफ इन अ डीप स्लीप। कोई चीज जो मतलब थोड़ी स्लो हो गई हो या फिर सो गई हो थोड़े समय के लिए, तो उसे हम कह सकते हैं डोरमेंट। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, 2 एग्जाम्पल अलग अलग तरीके के, अलग अलग कंसेप्ट के दे देती हूँ। पहला जो है वो है द सीड्स विल रिमेन या लाई डोरमेंट अंटिल द स्प्रिंग। मतलब जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आता तब तक जो सीड है वो बिल्कुल सोए रहेंगे, मतलब वो आगे बरत नहीं करेंगे, वो उगेंगे नहीं, वो सोए रहेंगे, ठीक है, या इनएक्टिव रहेंगे। सो द सीड्स विल रिमेन या लाई डोरमेंट अंटिल द स्प्रिंग सीजन, ठीक है, स्प्रिंग सीजन से पहले। स्प्रिंग सीजन के आने के बाद तो वो फूलों में तब्दील हो जाएंगे या प्लांट्स में तब्दील हो जाएंगे। क्लियर? तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा है हर फीलिंग्स फॉर हिम आर डोरमेंट एट द मोमेंट। मतलब जो उसकी फीलिंग है उस व्यक्ति को लेके वो अभी के लिए थोड़ी मतलब कम हुई है, सोई हुई है एक तरीके से, ठीक है। तो डोरमेंट इस तरीके से यूज होता है, कोई चीज जो रुकी हुई है, स्लो हुई है या सोई हुई है, तो वो डोरमेंट यूज कर सकते हो आप। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो है रजीम। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, रजीम, REGIME। रजीम ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब कोई चीज जो किसी एक तरीके से आप कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रजीम बनाया हुआ है, आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे बनाया हुआ है, तो वो जो है रजीम, REGIME रजीम। जैसे अंडर द न्यू रजीम ऑल वर्कर्स मस्ट फाइल अ वीकली रिपोर्ट। ना जो एक नया सिस्टम शुरू किया है, नया रजीम शुरू किया है, उसके अंदर सभी वर्कर्स को वीकली रिपोर्ट देनी होगी, सबमिट करनी होगी, ठीक है, तो रजीम। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 299th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। 9th वर्ड इस शाम का था दोस्तों फ्रॉड, FRAUGHT, फ्रॉड, जो कि एक एडजेक्टिव था। मतलब था उसका कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी या स्ट्रेस या फिल्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल। कोई चीज जो एक ऐसी फीलिंग से, ऐसी चीज से भर जाए जो कि डिजायरेबल नहीं है, अच्छी नहीं है, तो वो होता है फ्रॉड। जैसे फॉर अ company running into huge losses, it is fraught with danger to introduce new products in the market। मतलब एक कंपनी जो बड़े बड़े लॉसेस में है अभी, उसके लिए एक डेंजर रहेगा, एक फ्रॉड विद डेंजर होगा, कि मतलब डेंजर से भरा होगा अगर वो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में। क्लियर? तो चलिए फ्रॉड के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था मल्टीट्यूड, MULTITUDE मल्टीट्यूड, MULTITUDE मल्टीट्यूड, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब एक बड़े स्तर पे लोग हों या चीजें हों तो उसे हम कहते हैं मल्टीट्यूड। जैसे अ मल्टीट्यूड ऑफ टीवी एंटीनास आर देयर। मतलब अगर आप छत पे से देख रहे हो तो आसपास घरों पे इतने एंटीने लगे हुए हैं, तो यू आर सेइंग अ मल्टीट्यूड ऑफ टीवी एंटीनास आर देयर। क्लियर? तो इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट। आई रिपीट, DORMANT, डोरमेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शंस सस्पेंडेड और स्लोड डाउन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन और एज इफ इन अ डीप स्लीप। मतलब या तो ये हो गया कोई चीज स्लो हो गई है बहुत, या रुक सी गई है, या फिर कोई चीज सो गई है थोड़े समय के लिए, तो वो जाता है डोरमेंट। जैसे एग्जांपल मैंने दिए थे आपको 2, एक था द सीड्स विल रिमेन या लाई डोरमेंट अंटिल द स्प्रिंग। मतलब जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आता ये जो सीड्स हैं, बीज हैं, ये ऐसे ही स्लो ही रहेंगे या सोए रहेंगे और स्प्रिंग के आने के बाद ये उगेंगे, ठीक है, तो दे विल स्टे इन अ डोरमेंट स्टेट। क्लियर? तो दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया था वो था हर फीलिंग्स फॉर हिम आर डोरमेंट एट द मोमेंट। मतलब जो उसकी फीलिंग्स हैं उस व्यक्ति के लिए वो अभी के लिए थोड़ी सी स्लो हुई है या बंद है, मतलब उसने अभी के लिए मतलब बिल्कुल रुकी हुई है फीलिंग्स। क्लियर? तो ये एक तरीका है कहने का। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था रजीम, REGIME रजीम। REGIME रजीम नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। या एक गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट द्वारा एक चीज बनाई गई जो उसको उस तरीके से ही फॉलो करना है, या कोई सिस्टम है तो उसे हम कहते हैं रजीम। जैसे अंडर द न्यू रजीम ऑल द वर्कर्स मस्ट फाइल देयर रिपोर्ट वीकली। मतलब जो एक नया रजीम आया उसके अंदर सभी वर्कर्स को हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट देनी होगी, सबमिट करनी होगी। क्लियर? तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 299th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। 4th सेगमेंट में 4 मोर वर्ड्स की बात करेंगे। बात चल रही है आज इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम्स। तो बने रहिए, मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर।
So now we are in the fourth segment of this 299th episode of Vocabulary Dose और आज बात चल रही है ऐसे इंग्लिश वर्ड्स की जो कि रिलेटेड टू है बैंक एग्जाम्स। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 13th वर्ड की तरफ जो कि है डिसमेंटल, DISMANTLE, डिसमेंटल। ये एक वर्ब है डिसमेंटल, DISMANTLE, डिसमेंटल वर्ब। इसका मतलब होता है टेक अ मशीन और स्ट्रक्चर टू पीसेस। मतलब कोई मशीन है या स्ट्रक्चर है उसको पीसेस में कर देना है, खोल देना, जैसे डिसमेंटल कर देना। जैसे द मैकेनिक डिसमेंटल्ड द इंजन टू रिपेयर इट। मतलब एक मैकेनिक ने इंजन खोल के उसके अलग अलग हिस्से निकाल के रिपेयर करने के लिए निकाल के साइड में रख दिए, तो उसने एक जुड़ी हुई चीज को तोड़ के अलग अलग कर दिया, तो डिसमेंटल कर दिया। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है रिजॉल्व, RESOLVE, रिजॉल्व, RESOLVE, रिजॉल्व। ये एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था सेटल या डिसाइड करना किसी चीज को लेके या कोई चीज सॉल्व कर देना, तो वो जो है रिजॉल्व कर देना, कोई चीज हल कर देना। जैसे द जजेस tried to resolve the issue between the two warring parties but in vain। मतलब जजेस ने कोशिश की कि दो अलग अलग जो वॉर में लड़ाई में थी टीम्स, उनको उनकी प्रॉब्लम को हल कर दे, पर सब व्यर्थ गया। वेन होता है दोस्तों VAIN, वेन यानी कि कोई चीज जो व्यर्थ जाए, वेस्ट जाए। तो द जजेस ट्राइड टू रिजॉल्व मतलब हल करने की कोशिश की द इश्यू बिटवीन द टू वॉरिंग पार्टीज बट इन वेन, पर सब कुछ बेकार गया। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। एडजेक्टिव है दोस्तों अडेप्ट, जिसका मतलब होता है वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। कोई व्यक्ति जो बहुत ही स्किल्ड हो किसी चीज में तो उसे हम कहते हैं अडेप्ट। जैसे ही इज एन अडेप्ट इन हैंडीक्राफ्ट्स, जस्ट सी हिज वर्क। मतलब जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें वो अडेप्ट है, बहुत ही स्किल्ड है, उसका काम तो देखो। तो ही इज एन अडेप्ट इन हैंडीक्राफ्ट्स। या फिर ही इज एन अडेप्ट इन क्रिकेट, जैसे धोनी इज एन अडेप्ट इन क्रिकेट। क्लियर? तो स्किल्ड होना बहुत, तो उसे हम कहते हैं अडेप्ट। तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का दोस्तों यानी कि लास्ट वर्ड वो है इम्प्यूट, IMPUTE, इम्प्यूट। ये एक वर्ब है दोस्तों इम्प्यूट, IMPUTE, इम्प्यूट यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों रिप्रेजेंट करना समथिंग, स्पेशली समथिंग अनडिजायरेबल एज बीइंग डन और पोजेस्ड बाय समवन। कोई चीज की गई हो या किसी के पास हो जो कि ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्यूट। जैसे इंडिया इज committed to respect the religious and cultural beliefs of its people and it will be inappropriate to impute any other consideration to this decision। मतलब वो एक इम्प्यूट माना जाएगा यानी कि गलत माना जाएगा, या फिर कोई चीज जो बिल्कुल मतलब होता है ना, कोई चीज जो आप ना माने या फिर जो चीज ठीक ना हो, तो वो हो जाता है मतलब रिप्रेजेंट करे कोई चीज जो कि ठीक ना लगे आपको, स्पेशली समथिंग अनडिजायरेबल माना जाएगा। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी सिंपल सी, वो है इंडिया इज कमिटेड टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स ऑफ इट्स पीपल एंड इट विल बी inappropriate to impute any other considerations to this decision। मतलब और कोई चीज सोचना इन चीजों को लेके वो एक बिल्कुल एक जो चीज है वो इनएप्रिशिएट रहेगी। ठीक है? तो इट विल बी इनएप्रिशिएट टू इम्प्यूट एनी अदर कंसिडरेशन, की और कोई चीज को सोचना इस चीज को लेके, तो वो इम्प्यूट रहेगा। इम्प्यूट यानी कि समझ आ गया होगा आपको, इम्प्यूट मतलब होता है कि कोई चीज जो रिप्रेजेंट करती है समथिंग स्पेशली अनडिजायरेबल। ठीक है? तो सिंपल भाषा में कहूं तो इंडिया जैसे रिस्पेक्ट करता है अलग अलग लोगों के धर्म और कल्चर्स को, तो वो ऐसा ही रहना चाहिए। अगर आप कुछ सोचे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सोच ही एक तरीके से इम्प्यूट है, यानी कि वो रिप्रेजेंट करती है समथिंग अनडिजायरेबल। तो चलिए उम्मीद है मुझे ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड इस शाम का था डिसमेंटल, DISMANTLE, डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था, एक वर्ब है जिसका मतलब है टेक अ मशीन और स्ट्रक्चर टू पीसेस। मतलब किसी मशीन या स्ट्रक्चर को आप खोल के रख दें पीसेस में, तो वो जाता है डिसमेंटल करना। जैसे द मैकेनिक डिसमेंटल्ड द कार या द इंजन टू रिपेयर इट। मतलब उसने गाड़ी या इंजन को खोल के रख दिया अलग अलग पीसेस में रिपेयर करने के लिए। ठीक है? सो ही डिसमेंटल्ड। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड था इस शाम का वो था रिजॉल्व, RESOLVE, रिजॉल्व। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सेटल कर देना कोई चीज या एक सोल्यूशन ढूंढ देना किसी चीज के लिए।
तो वो हो जाता है रिजॉल्व करना। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, द जजेस ट्राइड टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ 2 वॉरिंग पार्टीज बट ऑल इन वेन। मतलब जजेस ने पूरी कोशिश की कि दोनों जो वॉरिंग टीम्स, एक दूसरे के विरुद्ध जो टीम्स खड़ी है, उनके जो इश्यूज है उन्हें सॉल्व कर दिया जाए, पर उनकी जो कोशिश थी वो व्यर्थ गई। इट वेंट इन वेन। क्लियर? सो ये वर्ड हो गया रिजॉल्व, यानी कि हल निकालना। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, वो है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट, जिसका मतलब मैंने बताया था एडजेक्टिव, यानी कि वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। कोई व्यक्ति किसी चीज में, किसी फील्ड में बहुत ही ज्यादा उम्दा हो, सही हो, स्किल्ड हो, काबिल हो, तो वो होता है अडेप्ट। जैसे ही इज एन अडेप्ट इन क्रिकेट, या धोनी इज एन अडेप्ट इन क्रिकेट। क्लियर? तो कि मतलब बहुत ही उम्दा है, क्रिकेट में स्किल्ड है। तो चलिए इसी के बाद जो लास्ट वर्ड था शाम का 16th, वो था इम्प्यूट, IMPUTE, इम्प्यूट, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था रिप्रेजेंट समथिंग स्पेशली अनडिजायरेबल एज बीइंग डन और पोजेस्ड बाय समवन। मतलब कोई चीज जो कि अनडिजायरेबल मानी जाए, रिप्रेजेंट करे कोई ऐसी चीज को जो अनडिजायरेबल है, जो कि आप नहीं चाहते, तो उसे हम कहते हैं इम्प्यूट। जैसे ही इंडिया इज कमिटेड टू रिस्पेक्ट द रिलीजन्स एंड कल्चर्स beliefs of its people and it will be inappropriate to impute any other consideration to this decision। मतलब जो डिसीजन है इंडिया का कि वो हर व्यक्ति के धर्म और कल्चर को रिस्पेक्ट करेगी, वो चीज से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति और कोई विचार रखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, तो वो एक इनएप्रोप्रिएट इम्प्यूट माना जाएगा। इम्प्यूट यानी कि एक ऐसी फीलिंग जो अनडिजायरेबल है, जो कि कोई नहीं चाहता कि ऐसी फीलिंग उठे, तो इनडिजायरेबल फीलिंग यानी कि इम्प्यूट। ये वर्ड आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, पर अगर कोई डाउट है आपको लेके इस वर्ड को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये हो गया लास्ट वर्ड इस शाम का। तो चलिए अभी के लिए मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, बट लौटूंगी तुरंत उस पर ब्रेक के, और बात करेंगे, हम कुछ गपशप करेंगे, बताऊंगी आपको कैसे आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 299th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 English words related to banking exams। जी हाँ दोस्तों, बैंक एग्जाम में जो इंग्लिश वर्ड्स आते हैं उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड वर्ड्स की, यानी कि बैंकिंग वोकैबुलरी की। तो चलिए कैसे लग रहे हैं आपको वर्ड्स? कोई वर्ड है या कोई डाउट है या आप फीडबैक देना चाहते हैं या कोई कंसेप्ट चाहते हैं कि इस शो पे लेके आऊं मैं, तो जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन, फीडबैक। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर लिंक्डइन पे हमें रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं और मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं। फाइनली अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रेडियो उड़ान का, तो वो भी कर लीजिए ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल जो रेडियो उड़ान के नाम से है, वहां पे आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं वोकैबुलरी डोज की, और वहां पे सभी के सभी 299 एपिसोड्स आप सुन पाएंगे, और वहां पे आप फीडबैक एरिया में कमेंट भी कर पाएंगे। तो ये एपिसोड भी कल रात तक यानी कि फ्राइडे नाइट तक या सैटरडे मॉर्निंग तक यूट्यूब के चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे भी सुन सकते हैं और अपना कमेंट एरिया में फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई देयर। तो चलिए अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiouden.com